गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम कुसुम, आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कक्षा 10 विज्ञान प्रश्नावली 1.1 1.1 का प्रश्न उत्तर। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, क्वेश्चन पहला है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कौन सा कथन असत्य है। हमें इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए, जैसे यहाँ पर क्रिया हुआ है पीबीओ लेड ऑक्साइड। देखिए, पीबीओ लेड ऑक्साइड, यस क्वेश्चन दिया, यानी ठोस है, सॉलिड ठोस है। प्लस सी कार्बन से क्रिया किया है, कार्बन भी देखिए यस सॉलिड ठोस है। ये यानी पीबी ऑक्साइड, पीबीओ यानी लेड ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके देखिए क्या बनाया है, पीबी लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो हमें इसमें बताना है, देखिए दिया है शीशा अपचयित हो रहा है। चार विकल्प दिए, इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। शीशा अपचयित हो रहा है, दूसरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है, चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए, हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, मैंने बताया था, तो जो पढ़ाया था विज्ञान, तो उसमें बताया था जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है, यानी जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो उसे कहते हैं कि उस पदार्थ का उपचयन हुआ है, यानी वह पदार्थ उपचयित हुआ है। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे कहते हैं उसका उपचयन हुआ है। तो देखिए, ये यहाँ पर है, देखिए पीबीओ यानी जो लेड ऑक्साइड है, पीबी लेड ऑक्साइड, या और देखिए यहाँ पर पीबीओ लेड ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन जब ये रिएक्शन किया कार्बन से तो देखिए क्या यहाँ ले ऑक्सीजन, यहाँ पर से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बचा। यानी पीबीओ लेड ऑक्साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। तो क्या कहेंगे, पीबी यानी शीशा, पीबी को कहते हैं शीशा, तो शीशा का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। यहाँ पर देखिए पीबीओ लेड ऑक्साइड था, शीशा में ऑक्सीजन भी जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी यहाँ पर शीशा का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयित हुआ है, शीशा अपचयित हो रहा है। और दूसरा विकल्प देखिए, यहाँ पर देखिए कार्बन है, कार्बन में यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुड़कर क्या बन गया, CO2, कार्बन में वो जुड़ा है, तो कार्बन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ, कार्बन उपचयित हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो सी विकल्प है ये सही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो देखिए इसका पहला और सी यानी ए और सी विकल्प सही है, क्योंकि देखिए इसमें शीशा का उपचयन हो रहा है, शीशा का उपचयन यानी इसमें से ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए ये पहला विकल्प सही, शीशा का उपचयित हो रहा है। लेड पीबी लेड को कहते हैं शीशा। दूसरा देखिए यहाँ पे जो तीसरा सी है, कार्बन का उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। देखिए यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए कार्बन का उपचयन हो रहा है। और दूसरा बी और डी गलत है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या है इसका, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 Fe2O3 देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, यानी फेरिक ऑक्साइड, देखिए Fe2O3 एल्यूमिनियम से क्रिया करके देखिए बना दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
एल्युमिनियम प्लस देखिए यहाँ पर आयरन बनाया है। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये कौन सा किस प्रकार का अभिक्रिया है। इसमें विकल्प दिया है, पहला विकल्प है ए, ये है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। सी दिया है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और डी दिया है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें से दिया कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है F2O3 एल्युमिनियम से क्रिया करके देखिए L2O3 प्लस 2Fe बनाया है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें यह है, ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया, इसका डी विकल्प सही है, विस्थापन अभिक्रिया। क्यों देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो एल्युमिनियम है, ये देखिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में जो देखिए यहाँ पर जो एल्युमिनियम है, यहाँ से ऑक्सीजन देखिए सॉरी आयरन को हटा दिया। ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम यहाँ से आयरन को हटा दिया और इसकी जगह पर स्वयं आ गया। और देखिए ये देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम यहाँ पर आ गया तो क्या बन गया, देखिए AlO3, यानी यहाँ पर O3 के पहले ए आ गया, एल्युमिनियम आ गया। तो यहाँ पर एल्युमिनियम Al2O3 बन गया और जो यहाँ पर F था, F को देखिए हटा दिया यानी विस्थापित कर दिया। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका डी विकल्प सही है, विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग इसका डी विकल्प सही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या है, क्वेश्चन 3 है, लौह चूड़ पर लौह चूड़ पर एनहाइड्रोक्लोरिक लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। इसके बाद सही उत्तर पर निशान लगाइए, सही उत्तर पर निशान लगाइए। सही उत्तर पर निशान लगाइए। देखिए दिया पहला विकल्प दिया है ए, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस एवं आयरन
क्लोराइड बनता है। देखिए दिया है क्वेश्चन 3, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो देखिए इसका पहला ए ही सही विकल्प है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो देखिए इसका दिया 4 विकल्प दिया है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बी दिया है इसका क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता है। सी दिया है विकल्प इसका, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। डी आयरन लवर देखिए इसका क्वेश्चन 3 है, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो देखिए इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, और ये सब विकल्प गलत है। तो इसका पहला विकल्प भी सही है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। यानी लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या बनता है, तो देखिए बनता है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस और क्या बनता है, आयरन क्लोराइड, यानी आयरन Fe प्लस क्लोराइड Cl2। तो देखिए यही बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड एवं हाइड्रोजन एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ये विकल्प पहला वाला सही है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। मैं इसका 14 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए इसका क्वेश्चन चौथा है, क्वेश्चन 4 है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। देखिए क्वेश्चन दिया है चौथा, क्वेश्चन 4 है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है।
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए इसका आंसर है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो देखिए किसी भी अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के सभी परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं? तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला देखिए लिख रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। होनी चाहिए तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना दिया, देखिए CO2। अब देखिए इस पर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, तो ये क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी इधर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के तीन, इसके कितने हो गए परमाणु, एक इसका, दो इसका, तीन हो गया। इधर भी देखिए कार्बन के एक, ऑक्सीजन के दो, यानी तीन। तो दोनों तरफ यानी अभिकारक तरफ और उत्पाद की तरफ दोनों तरफ के तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, तो इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। मैं इसका दूसरा बता दीजिए आपका क्वेश्चन क्या है।
देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं? तो देखिए इसका आंसर है, देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार देखिए ये दूसरा क्वेश्चन के रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों आवश्यक है? देखिए ये इसका आंसर है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन बताऊं। देखिए क्वेश्चन 5 दिया है, क्वेश्चन 5 है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। निम्न रासायनिक
देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्न रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन कीजिए, उन्हें संतुलित कीजिए। यानी जो बहुत से दिए हैं उनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए, उसके बाद उसको संतुलित कीजिए। तो देखिए इसका पहला दिया है क्वेश्चन, दिया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया देखिए लिखा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इसका हमें रासायनिक समीकरण लिखना, फिर इसको संतुलित करना है। देखिए क्वेश्चन है, इसका हल होगा, पहले का मैं हल कर दे रहा हूं। हल देखिए इसमें पहला हल कर देने पहले देखिए लिखा है नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस को देखिए N2 से लिखते हैं, नाइट्रोजन गैस को N2 से प्लस ये किससे, देखिए हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन गैस यानी H2 से संयोग करके क्या बना दिया, देन अमोनिया बना रहा है, यानी अमोनिया NH3 बनाया। अब हमें इस देखो ये हो गया रासायनिक समीकरण, यानी दिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, देखिए दोनों गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है हाइड्रोजन भी गैस है, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाया, अमोनिया NH3। अब हमें इसे देखिए संतुलित करना है, संतुलित रासायनिक करना, इसको करना है। देखिए मैंने रासायनिक समीकरण संतुलित करने का वीडियो बनाया है, आप लोग इसको देखिए। मैं यहाँ पर देखिए इसको संतुलित करने जा रहा हूँ। देखिए इस तरफ देखिए, यह है अभिकारक, यह है उत्पाद। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको जो यह अभिकारक के हैं और इधर उत्पाद के, इन तत्वों को देखिए एक कोष्ठ में लिख लेते हैं। इसके बाद जिस तत्व का परमाणु ज्यादा पहले उसको संतुलित करते हैं। तो देखिए अभिकारक के तरफ में देखिए क्या है, हाइड्रोजन क्या है, 2 है, नाइट्रोजन भी क्या है, 2 है। अभिकारक किस तरफ, देखिए तीर के इधर का होता है अभिकारक, तीर के उस पार का होता है उत्पाद। अब उत्पाद की तरफ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और नाइट्रोजन कितना है इधर, 1 है। इसके पास कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए यही तरफ हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर अगर 2 का गुणा कर देते हैं इसमें, अगर हाइड्रोजन में हमने 2 का गुणा किया तो क्या, 2 दूना देखिए 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 दूना 4, यानी 2 हाइड्रोजन 2 में गुणा तो हाइड्रोजन हो गया 4। इसके बाद देखिए इस तरफ हो गया हाइड्रोजन 4, अब इधर हाइड्रोजन होगा 3, ये बैलेंस नहीं है। अब देखिए हाइड्रोजन हो गया इधर, मान लीजिए देखिए इधर हाइड्रोजन है 3, इधर हाइड्रोजन हो गया है 2, इसमें हमने 2 का गुणा किया तो हो गया देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 4। अब देखिए इधर नाइट्रोजन है 2, इस तरफ नाइट्रोजन है 1, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है। अगर हम यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो देखिए इधर हो गया नाइट्रोजन 2, इस तरफ भी हो गया नाइट्रोजन 2, यानी नाइट्रोजन तो बैलेंस है, अभी भी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं। देखिए हाइड्रोजन इधर 2 दूना 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन है 3, तो क्या करेंगे, अब देखिए इसमें अब बताओ, और देखिए यहाँ पर अगर हमने 2 का गुणा किया तो यहाँ पर 2 का अगर गुणा किया तो नाइट्रोजन इस तरफ हो गया 2, नाइट्रोजन हो गया 2, और ये 2 इसमें गुणा होगा हाइड्रोजन में तो 2 तिहाई हो जाएगा 6। हाइड्रोजन कितना हो गया, इस तरफ हो गया 6, अब इस तरफ हाइड्रोजन हो गया 6। देखिए पहले था 3, यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, यहाँ पर 2 से, इस 2 का गुणा होगा H में हाइड्रोजन में, तब हो जाएगा 2 तिहाई 6, और नाइट्रोजन हो गया 3, इस तरफ देखिए हाइड्रोजन हो गया 6, नाइट्रोजन हो गया 2, और इस तरफ भी देखिए नाइट्रोजन 2, इस तरफ भी नाइट्रोजन 2, यानी हमारा नाइट्रोजन बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ हम 2 का नहीं गुणा करेंगे बल्कि 3 का गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 का गुणा कर दिया तो 3 दूना 6, इस तरफ भी हाइड्रोजन 6 हो गया, और इस तरफ भी 2 3 6, यानी हाइड्रोजन 6 इधर भी हो गया, हाइड्रोजन 6 इधर भी हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, ये हमारा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण, ये हो गया हमारा संतुलित। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फिर से समझाते रहे, देखिए इस तरफ हाइड्रोजन 3 था, इस तरफ था हाइड्रोजन 2, तो हमने यहाँ पर 3 का गुणा किया था, हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6, और यहाँ पर 2 का गुणा किया था, यहाँ भी हो गया हाइड्रोजन 6।
अब इस तरफ देखिए नाइट्रोजन एक था, तो यहाँ पर 2 का गुणा होता है, नाइट्रोजन हो गया 2, इस तरफ भी हो गया नाइट्रोजन 2। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका दूसरा बताऊं। अब देखिए बी का क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें देखिए बी दिया है, बी है दिया इसका हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर, वायु यानी O2 ऑक्सीजन में जलने पर क्या बना दिया। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जल यानी H2O, H2O प्लस क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। देखिए ये दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब इसको देखिए हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। अब इसे में संतुलित करना है। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे हुआ, हाइड्रोजन का देखिए परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसकी बैलेंसी हो गया 1, और सल्फर जो होता है इसका होता है -2। अब देखिए जब इसका रासायनिक सूत्र बनेगा, दोनों संपर्क करेंगे तो क्या होगा, AHS हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए एक हाइड्रोजन जो है सल्फर के पास आ जाएगा, और जो सल्फर का -2 है हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। तो देखिए ये माइनस था, तो यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस आता है, ये रासायनिक सूत्र है। तो देखिए हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के पास हो गया 2 परमाणु इधर आ गए, और ये जो हाइड्रोजन का जो एक था गया सल्फर के पास, तो गया H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। ये देखिए हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ऑक्सीजन से क्रिया किया, तो क्या बना दिया, H2O जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है। अब ये हो गया रासायनिक समीकरण, हमें इसे केवल, ये हो गया रासायनिक समीकरण, हमें इसे संतुलित करना है। तो देखिए कैसे संतुलित होगा, यार अभिकारक इधर है उत्पाद, तो हम पहले अभिकारक तत्व को लिखेंगे और उत्पाद की तरफ उत्पाद तत्व को लिखेंगे। तो इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के पास 2, हाइड्रोजन हो गया 2। सल्फर कितना है, देखिए सल्फर कितना है, इसमें सल्फर है 1, इसको हमने एक कोष्ठ में लिख लिया। देखिए क्योंकि हाइड्रोजन सल्फर एक साथ है तो उनको एक साथ लिख। ऑक्सीजन देखिए इधर है अकेला, ऑक्सीजन कितना है 2। अब देखिए इधर लिख लेते हैं, इधर हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, अब इसको भी एक साथ लिख लेंगे। इसके बाद देखिए यार सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। देखिए ऑक्सीजन के साथ 2 लगा है तो हो गया 2, सल्फर के पास कुछ नहीं तो हुआ 1। अब देखिए ये भी कोष्ठ में लिख लेंगे। अब देखिए इधर इस तरफ भी हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। इस तरफ देखिए ऑक्सीजन 2 है, इस तरफ भी ऑक्सीजन 2 है, इस तरफ भी सल्फर 1 है, इस तरफ भी सल्फर 1 है, यानी ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए हाइड्रोजन 2 इधर है, हाइड्रोजन 2 इधर है, इसके बाद देखिए एक सल्फर इधर है, एक सल्फर इधर भी है, ऑक्सीजन 2 इधर भी है, ऑक्सीजन 2 इधर है, यानी यह रासायनिक समीकरण संतुलित है, इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। और देखिए जब हम परीक्षा में लिखेंगे तो केवल इसी को लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, केवल समझने के लिए है, हल करने के लिए कि कैसे हम इसको संतुलित करेंगे। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। मैं इसका सी वाला विकल्प बताऊं, देखिए इसका सी है तीसरा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड क्रिया करके, यानी एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एल्युमिनियम सल्फेट,
देखिए ये है सी का, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके, बेरियम क्लोराइड यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया करके, अभिक्रिया। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेपण देता है। तो हमें पहले रासायनिक समीकरण लिखना, फिर इसको संतुलित करना है। तो देखिए एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड क्रिया करता है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट देखिए होगा Al, देखिए एल्युमिनियम होता है 13, एल्युमिनियम होता है 13 परमाणु क्रमांक, तो इसका संयोजकता होता है 3, और सल्फेट जो होता है SO4, इसका संयोजकता होता है -2। तब एल्युमिनियम जब सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, देखिए एल्युमिनियम का हो गया 3 प्लस सल्फेट SO4 -2। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, देखिए होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 3 सल्फेट के पास आ जाएगा, देखिए एल्युमिनियम का 3 जो है ये सल्फेट के पास आ जाएगा, और ये जो 3 संयोजकता जो एल्युमिनियम का है सल्फेट के पास चला गया, और जो सल्फेट का -2 है एल्युमिनियम के पास आ जाएगा। यानी क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Al2SO4 होल ट्वाइस 3 हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ देखिए कौन क्रिया किया, बेरियम क्लोराइड, तो देखिए बेरियम को लिखते हैं प्लस बेरियम, देखिए बेरियम का संयोजकता होता है +2, बेरियम का होता है -2 संयोजकता, और क्लोराइड क्लोरीन का होता है, देखिए क्लोरीन का होता है -1। जब ये रिएक्शन करते हैं तो बनता है बेरियम क्लोराइड। तो देखिए ये बेरियम का एक आएगा इसके पास, सॉरी क्लोरीन का एक आएगा बेरियम के पास, बेरियम का 2 जाएगा क्लोरीन के पास, एक का कोई वैल्यू नहीं होता है तो होता है बेरियम क्लोराइड बनेगा, बेरियम क्लोराइड यानी BCl2। देखिए ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल ट्वाइस प्लस बेरियम सल्फेट BaCl2, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये मिलकर बनाते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। तो देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, एल्युमिनियम का 3 प्लस क्लोरीन का -1, ये जब मिलेंगे तो क्या होगा Al, देखिए एल्युमिनियम का 3 चल जाएगा क्लोरीन के पास, और क्लोरीन का -1 का यहाँ तक 1, तो ये का कोई मूल्य तो नहीं होता है, तो क्या होगा एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlC3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। देखिए क्या बना दिया, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट प्लस क्या बनाएगा बेरियम सल्फेट। तो देखिए बेरियम का होता है +2 प्लस सल्फेट का क्या होता है -2। देखिए बेरियम का संयोजकता होता है -2, सल्फेट का होता है SO4 का -2। जब ये रिएक्शन करके बनाते हैं रासायनिक सूत्र तो क्या होता है बी के और SO4, तो इसका 2 -2 इसके पास चला आएगा, इसका -2 इसके पास, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा BaSO4, ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब ये बन गया रासायनिक समीकरण, अब हमें इसे संतुलित करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार सकते हैं। देखिए अब देखिए इसे हमें संतुलित करना है, इधर है अभिकारक, इस तरफ है उत्पाद। तो हमें देखिए इधर लिखते हैं एल्युमिनियम कितना है, इस तरफ एल्युमिनियम है 2, और इस तरफ सल्फर कितना है, देखिए ये जो यहाँ पर सल्फर है ये 3 का गुणा होगा तो ये S के पास भी गुणा होगा, सल्फर के भी पास गुणा होगा, तो सल्फर हो गया 3। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 4 है, और 4 का इस 3 में गुणा होगा तो क्या होगा ऑक्सीजन हो जाएगा 12, ये हो गए एक साथ। इसके बाद देखिए इस तरफ है बेरियम कितना है, कुछ नहीं, इसके पास 1 है। क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, ये हो गया अभिकारक। उत्पाद की तरफ देखते हैं, एल्युमिनियम कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 3 है, ये हो गए एक कोष्ठ में। इस तरफ देखिए बेरियम कितना है, बेरियम क्या है 1 है, सल्फर क्या है 1 है, ऑक्सीजन कितना है इस तरफ 4 है। तो देखिए अब हमके देखिए किसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है, देखिए ऑक्सीजन, इस तरफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 4 है, तो पहले हम ऑक्सीजन को ही देखते हैं, जो सबसे बड़ा परमाणु क्रमांक है पहले उसको सबसे जिसमें जो परमाणु जो सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन को देखते हैं। इस तरफ ऑक्सीजन है 4 और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है 12, देखिए
3 चौक का 12, ऑक्सीजन इस तरफ है 12, इस तरफ है 4, तो हमें ऑक्सीजन को इस तरफ भी 12 बनाना है। तो देखिए इस तरफ हमें ऑक्सीजन को, देखिए इस तरफ ऑक्सीजन 12 है, इस तरफ है 4, तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, तो 3 चौक के 12, ऑक्सीजन हो गया 12 और सल्फर भी हो गया 3। देखिए एक का गुणा होगा 3 में तो हो गया 3, बेरियम भी हो गया 3, क्योंकि एक का गुणा करेंगे 3 में तो हो गया 3। अब देखिए यानी जो हमने यहाँ पर 3 का गुणा किया है, तो यहाँ पर देखिए हो गया ऑक्सीजन 12, तो हम यहाँ पर एक गुणा करेंगे 3 का, देखिए हमने गुणा किया। अब 3 का गुणा होगा इस 4 में, तो 3 चौक के 12, ऑक्सीजन हो गए 12। और सल्फर कितना हो गया, देखिए एक का गुणा किया 3 में तो हो गया 3, सल्फर भी हो गया 3 और बेरियम भी हो गया 3। अब हम देखते हैं इस तरफ सल्फर को देखते हैं, इस तरफ सल्फर 3 है, इस तरफ सल्फर कितना है, इस तरफ भी देखिए सल्फर 3 है। देखिए सल्फर इस तरफ भी 3 है और सल्फर इस तरफ भी 3 है, सल्फर इस तरफ भी 3, सल्फर इस तरफ भी 3, यानी ऑक्सीजन और सल्फर संतुलित है। अब इसके बाद देखते हैं बेरियम, इस तरफ बेरियम 3 है और इस तरफ बेरियम 1 है, इसमें बेरियम 1 है, तो यहाँ अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं, तो देखिए 1 का गुणा होगा 3 में, तो यहाँ भी बेरियम हो जाएगा 3, बेरियम हो गया 3। और क्लोरीन कितना हो गया, देखिए 3 दूना 6, क्लोरीन हो गया 6। अगर हमने यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया, तो देखिए बेरियम हो गया 3, क्लोरीन हो गया 3 दूना 6। अब देखिए क्लोरीन इस तरफ हो गया 3 दूना 6, देखिए 3 दूना 6, क्लोरीन हो गया 6। इस तरफ क्लोरीन कितना है, देखिए इस तरफ क्लोरीन है 3, अगर हम यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी क्लोरीन हो जाएगा 6, 2 त्याई 6, देखिए 2 त्याई 6, क्लोरीन भी हो गया 6, इस तरफ भी क्लोरीन 6 हो गया, इस तरफ भी हो गया क्लोरीन 6। और 2 का गुणा करेंगे एल्यूमिनियम, तो इस तरफ भी एल्यूमिनियम हो जाएगा 2। अब इस तरफ भी देखते हैं एल्यूमिनियम 2, देखिए एल्यूमिनियम 2 इधर भी हो गया, अब देखिए ये जो यहाँ पर हमने 2 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा करेंगे, तब देखिए 2 का गुणा किया यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम देखो 2 एक, जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम पहले 1 था, 1 का गुणा किया 2 में तो हो गया 2, यहाँ पर क्लोरीन 3 था, 3 का गुणा किया 2 में तो हो गया, क्लोरीन भी हो गया 6। अब देखिए इस तरफ ऑक्सीजन हो गया 12, इस तरफ ऑक्सीजन 12 है और इस तरफ भी ऑक्सीजन 12 हो गया, इस तरफ सल्फर कितना हो गया 3, देखिए यहाँ पर सल्फर 3 है, यहाँ भी सल्फर 3 हो गया, और इस तरफ देखिए बेरियम हो गया 3, इस तरफ बेरियम 3 हो गया, इस तरफ भी बेरियम 3 हो गया, इस तरफ क्लोरीन कितना हो गया 3 दूना 6, देखिए यहाँ हो गया क्लोरीन 3 दूना 6, इस तरफ भी हो गया क्लोरीन 2 त्याई 6, और एल्युमिनियम देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यानी सभी तत्व संतुलित हो गए। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, एल्युमिनियम 2 इस तरफ है, एल्युमिनियम 2 इस तरफ है। अब देखिए यहाँ पर सल्फर 3 का गुणा हुआ तो हो गया 3, इस तरफ सल्फर 3 हो गया, और ये 3 गुणा हुआ यहाँ, तो यहाँ भी हो गया सल्फर 3। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन 3 चौक के 12, इस तरफ ऑक्सीजन 12 है, इस तरफ भी देखिए 3 चौक का 12, ये जो यहाँ पर 3 का जो ऑक्सीजन के पास ये 4 था, ऑक्सीजन 4 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, ऑक्सीजन 12 उस तरफ भी हो गया, ऑक्सीजन 12 इस तरफ भी हो गया। इसके बाद देखिए इस तरफ बेरियम कितना हो गया 3, इस तरफ भी हो गया बेरियम 3, इधर हो गया क्लोरीन 2 त्याई 6, इस तरफ भी हो गया क्लोरीन 3 दूना 6। इस तरह से समीकरण हो गया संतुलित। मैं ऐसा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। मैं इसका एक क्वेश्चन भी बाकी है डी का, ये हो गया सी का था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला बताऊं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है डी का। डी दिया है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, पोटेशियम धातु पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। देखिए डी का है, पांचवा का डी लास्ट। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो देखिए पहले हम इसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो देखिए हल है रासायनिक समीकरण में। देखिए पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया, पोटेशियम धातु यानी पोटेशियम को देखो कैसे लिखते हैं, पोटेशियम धातु किसके साथ अभिक्रिया गया, जल के साथ, यानी H2O जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम के लिए देखते होता है के पोटेशियम का संयोजकता होता है +1, और देखिए जो हाइड्रोक्साइड है OH इसका संयोजकता होता है -1। ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसका एक बैलेंसी जो इसके हाइड्रोजन के पास जाएगा और हाइड्रोक्साइड जो -1 इसके पास। तो एक एक देखिए जब दोनों है तो ये हो गया, इसको काट देंगे, इसका कोई मतलब नहीं, एक एक कट गया तब बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद देखिए क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, प्लस हो गया हाइड्रोजन गैस यानी H2O, ये सॉरी H2 हाइड्रोजन गैस। देखिए जितनी भी गैस है उसको 2 से लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब इसे हमें संतुलित करना है। देखिए इस तरफ है अभिकारक, तीर के इस पार का होता है अभिकारक, तीर के उस पार का होता है उत्पाद। तो देखिए इस तरफ पोटेशियम कितना है, 1 है, कुछ नहीं इसके पास तो 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ये हो गया 1 क्वेश्चन में। अब इस तरफ देखते हैं, पोटेशियम इधर है 1, ऑक्सीजन भी है 1, हाइड्रोजन भी है 1, तीनों एक साथ हो गए। और इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2। अब इसे हमें संतुलित करना है। तो देखिए इसमें सबसे अधिक किसका परमाणु है, किस तत्व के सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन के। देखिए इस तरफ हाइड्रोजन 1 और 2 3 हो गए। देखिए इस तरफ हाइड्रोजन खाली 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन क्या है, 2 है, और इस तरफ हाइड्रोजन 2 और 1 3 हो गए। तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन 1 है। तो देखिए इस तरफ हाइड्रोजन 3 है, इस तरफ हाइड्रोजन है 2। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2 दूना 4, हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2। और इस तरफ देखिए हाइड्रोजन कितना हुआ, 3 हुआ। अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन देखिए 1 का गुणा होगा 2 में, तो हाइड्रोजन भी हो जाएगा 2, यानी हाइड्रोजन इस तरफ भी 4 हो जाएगा। और 1 का गुणा होगा वो 2 में, तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी हो जाएगा 2। 1 का गुणा होगा 2 में, तो क्या होगा, पोटेशियम भी हो जाएगा 2। अब देखिए हाइड्रोजन को हम बैलेंस करें पहले। देखिए हाइड्रोजन अब कितना हो गया, पहले था 2 और 1 3, लेकिन यह था 2, इस तरफ था 3, इस तरफ था 2, तो हमने इसमें 2 का गुणा किया था, हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4 हो गया, सॉरी 2 का गुणा 1 में तो हो गया 2 और 2 4, इस तरफ हो गया हाइड्रोजन 4, और इस तरफ हाइड्रोजन कितना है, इस तरफ देखिए हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4। पहले देखिए हाइड्रोजन इसमें 2 था, 2 का गुणा हुआ 2 में तो हो गया हाइड्रोजन 4, यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखते हैं। अब इस तरफ देखिए ऑक्सीजन है 2, ये पहले ऑक्सीजन 1 था, 1 का गुणा हुआ 2 में तो हो गया ऑक्सीजन 2। अब इस तरफ भी देखते हैं, ऑक्सीजन पहले 1 था, ऑक्सीजन इसमें 2 का गुणा तो ऑक्सीजन हो गया 2, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब इसके बाद देखते हैं पोटेशियम, इधर पोटेशियम है 1, इस तरफ पोटेशियम 2, पोटेशियम बैलेंस नहीं केवल है, तो यहाँ अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो पोटेशियम भी बैलेंस हो गया, इस तरफ भी पोटेशियम 2, इस तरफ भी पोटेशियम 2। अब देखिए हमने कहां कहां पर क्या गुणा किया है, देखिए इस तरफ हमने 2 का गुणा कहां किया है, KOH में, तो यहाँ 2 का गुणा कर दिया। तो देखिए यहाँ पोटेशियम हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 और 4। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया कहाँ है, HO में, यहाँ 2 का गुणा किया तो हो गया हाइड्रोजन 2 दूना 4, और ऑक्सीजन भी हो गया 2। इसके बाद 2 का हमने गुणा किया पोटेशियम में, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए फिर से देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2, देखिए इस तरफ भी 2 हो गया पोटेशियम, इस तरफ भी हो गया पोटेशियम 2, इस तरफ हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, इस तरफ भी हाइड्रोजन देखिए 2 ये है और 2 यहाँ ले हाइड्रोजन आकर हो गया 4। और देखिए ऑक्सीजन 2 इधर, इस तरह देखिए 2 बड़ा हुआ ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया, और 2 का गुणा यहाँ ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया, यानी हमारा समीकरण
संतुलित हो गया। देखिए लाइट कट गया था, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए इस तरफ हो गया पोटेशियम 2, इस तरफ भी हो गया पोटेशियम 2, और इस तरफ देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4, इस तरफ भी हो गया हाइड्रोजन 2, देखिए इधर है, और इस 2 का गुणा होगा इस हाइड्रोजन तो हो जाएगा 2 और 2 4, यानी हाइड्रोजन पोटेशियम 4। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 से, ये 2 यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे 1 था तो यहाँ ये 2 से गुणा, तो यहाँ भी हो जाएगा ऑक्सीजन 2, और इस तरफ भी हो जाएगा ऑक्सीजन 2, यानी हमारे सभी तत्व संतुलित हो गए। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए मैंने इसमें 5 वीडियो बना दिया है, और मैं इसका छठा वीडियो अगले वीडियो में, छठा से लेकर अगला क्वेश्चन में अगले वीडियो में बनाकर बताऊंगा। 5 वीडियो बना दिए कि लगभग 1 घंटा हो गया टाइम बनाने में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।